गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम न्यूमेरिकल करते हैं। अल्टरनेटिंग करंट पढ़ लिया है। मैं आपको एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स करा रहा हूँ। जितने भी अनसोल्व एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स लगभग आज करेंगे इस लेक्चर में। तो देखिए, सबसे पहले ये कहता है कि हमारे पास एक रेजिस्टेंस है, आर रेजिस्टेंस, उसको हमने एसी सप्लाई के साथ कनेक्ट किया है। एसी सप्लाई कहता है कि ये 220 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज। ये कहता है कि ये रेजिस्टेंस, आपके पास एक जो रेजिस्टेंस है वो ये कहता है कि आपके पास जो रेजिस्टेंस है वो 100 ओम है। रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओम इज कनेक्टेड टू एसी सप्लाई ऑफ 220 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज ऑफ एसी सप्लाई। ये कहता है कि फाइंड रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। ये कहता है कि एवरेज पावर। ये सब आपसे पूछा हुआ है। मेरी बात समझ गए? तो ये सब आप पढ़ भी चुके हो, काफी इजी है। ये तो बस मैंने यूं ही बता दिया, ठीक है। देखिए, ये फ्रीक्वेंसी है, न्यू इज इक्वल टू 50 हर्ट्ज। ये आपके पास 220 वोल्ट, तो क्या है ये आपके पास ई आर एम एस, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ पोटेंशियल 220 वोल्ट ईएमएफ, ये आप कह सकते हो। उसके बाद रेजिस्टेंस गिवन है, आर इज इक्वल टू कितना है भाई 100 ओम। आई आर एम एस निकालेंगे तो आपको पता है ई आर एम एस अपॉन रेजिस्टेंस 220 अपॉन 100 मीन्स 2.2 एम्पियर। आ गया कि नहीं आ गया? अब आपके पास आई आर एम एस आ गया। क्या पूछा गया? एवरेज पावर। एवरेज पावर इन रेजिस्टेंस पढ़ चुके हैं आप। एवरेज पावर इन रेजिस्टेंस क्या पढ़ा था? ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस। ये आपके पास एवरेज पावर आई थी। तो आपके पास ई आर एम एस तो आपके पास है 220 मल्टीप्लाई बाई क्या हो गया 2.2। जो भी आंसर आए वो आप लिख देना। क्लियर? तो इस तरह के क्वेश्चंस हैं। ये हमने सबसे पहला क्वेश्चन किया था। तो एक बेसिक से आपकी शुरुआत हुई होगी। एक हम कैपेसिटर के लिए कर लेते हैं, एक हम इंडक्टर के लिए कर लेते हैं, और ये सब सीरियल से गिवन है, आप देख सकते हो। एक में ये कहता है कि आपके पास एक इंडक्टर है 44 मिली हेनरी इंडक्टर है, जिसको आपने 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज के साथ कनेक्ट किया हुआ है। मेरी बात समझ गए? इसका मतलब है ये तो आपके पास क्या हो गया ई आर एम एस 220 वोल्ट, ये आपके पास क्या हो गई फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। क्लियर है? और ये क्या है? इंडक्टर की वैल्यू है सेल्फ इंडक्टेंस एल, कितना है 44 मिली हेनरी। 44 मिली को क्या लिख दिया 10⁻³ हेनरी। समझ आ गया? अब इस तरह का जो क्वेश्चन आपके पास गिवन है, ये कहता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। आपने आई आरएमएस निकालना है। जब आप आई आरएमएस निकालोगे तो क्या होगा? आई आरएमएस के लिए क्या लिखेंगे? ई आरएमएस अपॉन इंडक्टर है तो क्या लिखा जाएगा एक्सएल। अब एक्सएल आपको मालूम होना चाहिए, एक्सएल क्या होता है ओमेगा एल, और ओमेगा को क्या लिख सकते हैं 2 पाई न्यू एल। बोलो लिख सकते हो कि नहीं? देखिए, आपके पास एक्सएल निकालना है सबसे पहले, तो वरना इसकी डायरेक्ट वैल्यू यही रख दो। आई आर एम एस निकालना है आपने। ई आर एम एस कितना है 220 अपॉन 2 पाई की वैल्यू 3.14 होती है। फ्रीक्वेंसी कितनी है 50 हर्ट्ज, मल्टीप्लाई बाई इंडक्टर की वैल्यू कितनी है सेल्फ इंडक्टेंस की 44 इंटू 10⁻³ जो भी आए आंसर आ जाएगा। सॉल्यूशन कर दीजिए। समझ आ गया कि नहीं? तो इस तरह से आपने आई आर एम एस निकालना है अगर आपके पास इंडक्टर कनेक्ट हो तो। अगर मान लीजिए आपसे ये कह दिया जाए कि कैपेसिटर लिया हो और कैपेसिटर कनेक्ट है, तो इसी तरह से आपने करना है। जैसे कि मान लीजिए इंडक्टर को हटाकर कैपेसिटर लगा दिया जाए सेम सप्लाई के अंदर, हम ज्यादा इसको चेंज नहीं करेंगे। या आपसे कह दिया कि ये कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया 60 माइक्रोफैराड। अब ये कहता है कि कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया, अब इसमें रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट निकालिए। तो भाई ई आई आर एम एस फॉर्मूला चेंज नहीं हो सकता, ई आर एम एस अपॉन एच सी। और बेटा एच सी क्या होता है 1 अपॉन ओमेगा सी, जिसको क्या लिख सकते हो 2 पाई न्यू सी। अब एच सी की वैल्यू यहां पुट करेंगे तो आई आर एम एस इज इक्वल टू ई आर एम एस
अपॉन 1/2 पाई न्यू सी करेंगे तो 2 पाई न्यू सी। अब क्या करेंगे बेटा, ई आर एम एस कितना है 220, 2 पाई की वैल्यू कितनी है 3.14, फ्रीक्वेंसी कितनी है 50 और कैपेसिटर की कैपेसिटी कितनी है 60 माइक्रोफैराड। माइक्रो मतलब 10⁻⁻⁶। आंसर आ गया, ये आपके पास एम्पियर में आते हैं, जो भी आंसर आए लेते ना ये। तो इस तरह से आपने फाइंड आउट करना है। मान लीजिए आपसे ये कह दिया जाए कि हम कॉम्बिनेशन ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं भाई कॉम्बिनेशन। चलो ये कॉम्बिनेशन के लिए ले लेते हैं। ये कहता है कि हम एक इंडक्टर ले लेते हैं और एक कैपेसिटर ले लेते हैं, इसको एसी सप्लाई के साथ कनेक्ट करते हैं। ये इंडक्टर है और ये कैपेसिटर है, और इसके लिए कोई इक्वेशन लिख रखी है तो मैं आपको बताता हूं। ये कहता है इन दिस फिगर, और बेटा आर भी लिया हुआ है, रेजिस्टेंस भी यूं कनेक्ट है। ये कहता है इन दिस सर्किट एलसीआर सर्किट LCR कनेक्टेड टू ए वेरिएबल फ्रीक्वेंसी 230 वोल्ट। ये 230 वोल्ट है, मतलब ERMS दिया हुआ है बेटा, क्लियर है। 230 वोल्ट दिया हुआ है। उसके बाद हम क्या कह देंगे भाई, L 5 हेनरी, C 80 माइक्रोफैराड, 80 × 10⁻⁻⁶ फैराड, रेजिस्टेंस 40 ओम। समझ आ गया। सबसे पहले ये कहता है कि ये वैल्यूज गिवन है, तो मेरे हिसाब से ये सभी वैल्यू गिवन हो गई। सबसे पहले पूछा जाता है डिटरमाइन द सोर्स फ्रीक्वेंसी विच डेराइव द करंट इन रेजोनेंस। सोर्स फ्रीक्वेंसी विच डिटरमाइन द रेजोनेंस। जहां पर भी रेजोनेंस वर्ड आ जाए तो रेजोनेंस कंडीशन लगा दो। क्या पढ़ा था, ओमेगा आर इज इक्वल टू 1/√LC, बोलो पढ़ा था कि नहीं। अब आपके पास L और C दोनों है, L5 C80, क्या लिख दिया 1/√5 × 80 10⁻⁻⁶ हो गया। तो ये क्या हो गया आपके पास 10⁻⁻², ऊपर ले जा रहा हूं तो +2 हो गया, एंड 1/2। देख लीजिए 8 5 40, 8 5 40, 2 0 कैंसिल, 10⁻⁻4 बचा तो 10⁻⁻2, तो 2 × 10⁻⁻2 आ रहा था, तो कितना आ गया भाई 50। आपके पास ओमेगा आर की वैल्यू क्या आ गई 50। और अगर आप इसको और चेंज करना चाहते हो तो क्या लिखोगे, ओमेगा क्या होता है 2 पाई न्यू आर लिख दूं इज इक्वल टू 50 न्यू आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 50/2 पाई। ये आप फ्रीक्वेंसी भी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी भी फाइंड आउट कर सकते हैं। एक पॉइंट आ गया आपके पास। वैसे तो आपने इसमें ओमेगा आर ही निकालना था। अब ओमेगा आर आपके पास आ गया, कितना आया था 50 रेडियन पर सेकेंड, यूनिट हमने लिख दी। और ये जो वैल्यू आएगी ये किस में आएगी, हर्ट्ज में आएगी, स्टैंडर्ड यूनिट तो लिखेंगे। अब देखिए अगला पॉइंट कहता है ऑब्टेन द इंपीडेंस ऑफ द सर्किट। ये कहता है सर्किट की इंपीडेंस बतानी है। तो भाई इंपीडेंस क्या होती है जेड, इंपीडेंस क्या होती है जेड होती है, और जेड क्या होता है R² प्लस ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा C का होल स्क्वायर और इसका अंडर रूट, ये निकालना है। अब आपके पास देखिए ये वैल्यू गिवन है, R कितना है 40, ओमेगा L तो कौन सी फ्रीक्वेंसी ये निकलवा रहा है, फाइंड ऑब्टेन द इंपीडेंस ऑफ द सर्किट व्हेन द एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट एट द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ये कहता है कि जो करंट है ना वो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर है, इसका मतलब इनका डिफरेंस क्या हो जाएगा 0। क्यों, क्योंकि एट रेजोनेंट कंडीशन क्या होता है XL इज इक्वल टू XC, मतलब ओमेगा L इज इक्वल टू क्या लिख दोगे 1/ओमेगा C, ये तो होता ही।
अगर ये होता है तो हमें वैल्यू पुट करने की कोई जरूरत नहीं है। उस केस में हम क्या लिख देंगे बेटा, Z इज इक्वल टू आर पढ़ा था, सीधा क्या लिख सकते हैं 40 ओम। मेरी बात समझ गए? तो यहां हमारे पास क्या आ गई, इंपीडेंस भी आ गई। उसके बाद क्या कहता है भाई, डिटरमाइन द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू RMS पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द 3 एलिमेंट्स ऑफ द सर्किट। अब ये कहता है कि इस सर्किट के अंदर आपने क्या निकालनी है, RMS पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगी। काफी सिंपल है, कैसे निकालोगे, सबसे पहले मैं ये चाहता हूं कि आप क्या निकाल दो, IRMS निकाल दो। IRMS निकालेंगे तो ERMS अपॉन, वहां पर रेजिस्टेंस आपके पास इंपीडेंस कितनी आ गई 40, तो कितना आ गया भाई 23/4 एम्पियर। IRMS आ गया। अब भाई ये है इंडक्टर है, इसमें क्या हो जाएगी पोटेंशियल VL, जिसको क्या लिखते हो I0 इंटू XL। कैपेसिटर में क्या हो जाएगी I0 इंटू XC, और इसमें रेजिस्टेंस में क्या हो जाएगी VR, जिसको क्या लिखेंगे I0 इंटू IRMS इंटू R। यही तो फॉर्मूला है। अब आपके पास XL है, XL क्या होता है, XL फाइंड आउट करना पड़ेगा। XL इज इक्वल टू ओमेगा L, वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए भाई। ओमेगा क्या था आपके पास, अभी अभी आपने निकाला था ओमेगा, हमने शायद साफ कर दिया, 50 आया था ना, 50 मल्टीप्लाई बाई L क्या है आपके पास 5, कितना आ गया 250, बोलो आ गया कि नहीं। और XC भी आपके पास 250 ओम ही आएगा, करके देख लेना, क्योंकि XL रेजोनेंट कंडीशन पर दोनों सेम होते हैं, तो आप वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते। हम क्या करेंगे भाई, VL क्या हो जाएगा, IRMS कितना है 23/4 मल्टीप्लाई बाई 250 वोल्ट। रेजिस्टेंस के अंदर क्या करेंगे 23/4, रेजिस्टेंस कितना है 40 वोल्ट। इस तरह से हम फाइंड आउट कर देंगे। मेरी बात समझ आ गई? तो इस तरह से आप वैल्यू फाइंड आउट करोगे और इन सभी के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस भी बताओगे, ठीक है। इसी तरह चलो एक न्यूमेरिकल और आगे लेते हैं, अगला कोई दूसरी टाइप का न्यूमेरिकल ले लेते हैं। ये कहता है 100 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इन सीरीज विद 40 ओम रेजिस्टेंस एंड कनेक्टेड विद 110 वोल्ट एंड 60 हर्ट्ज सप्लाई। ये केवल कैपेसिटर और रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर रहा है। चलो देखिए, हंड्रेड माइक्रोफैराड कैपेसिटर बेटा, C इज इक्वल टू 100 माइक्रोफैराड, एक कैपेसिटर है इन सीरीज विद ए रेजिस्टेंस R is equal to 40 ohm. Resistance is connected to 110 volt. 110 volt with 60 hertz supply. ऐसे कनेक्ट है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन में बोल रखा है। अब ये कहता है व्हाट इज द मैक्सिमम करंट इन द सर्किट। आपने इस सर्किट के अंदर करंट फाइंड आउट करना है, मैक्सिमम करंट। क्या होगा करंट भाई, ERMS अपॉन इंपीडेंस। और CR सर्किट में इंपीडेंस क्या थी आपके पास, R² प्लस XC² और इसका अंडर रूट, मतलब क्या कह सकते हो R² प्लस 1 अपॉन ओमेगा C का होल स्क्वायर और इसका अंडर रूट। ये आपके पास क्या है, इंपीडेंस। क्या है ये आपके पास, इंपीडेंस। अब ये कहता है कि ये वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे भाई, ये वैल्यू तो आप फाइंड आउट कर सकते हो। दूसरा अगले पॉइंट में ये क्या कहता है, व्हाट इज द टाइम लैग बिहाइंड करंट मैक्सिमम एंड वोल्टेज मैक्सिमम। कि ये कहता है कि कितना करंट जा रहा है, ठीक है। देखिए बेटा आपके पास ERMS है, आपके पास ये तो गिवन है, इंपीडेंस आप निकाल दोगे, वैल्यू पुट करनी है आपके पास, सब कुछ गिवन है। मेरी बात समझ गई कि नहीं। यहाँ फ्रीक्वेंसी भी गिवन है, अगर यहाँ 1 अपॉन ओमेगा C निकालना है तो 1 अपॉन ओमेगा C इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई न्यू C।
1/2 पाई 3.14, फ्रीक्वेंसी कितनी है 60, कैपेसिटी कितनी है 100 माइक्रो फैराड है 10⁻⁻⁶ आंसर आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या आ गया, XC की वैल्यू आ गई। ये वैल्यू यहां पुट करिए और आंसर निकाल दीजिए। तो यहां से आपके पास IRMS आ गया। फिर आगे ये कहता है कि व्हाट इज द मैक्सिमम करंट। बेटा मैक्सिमम करंट निकालना है तो IRMS आपको पता है, IRMS इज इक्वल टू क्या होता है I0/√2। सिंपल, मैक्सिमम करंट तो यही होता है ना। तो I0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा √2 टाइम्स ऑफ IRMS। IRMS आपने निकाल ही दिया ये वैल्यू पुट करने के बाद, तो ये भी आ जाएगा। तो आप इस तरह से वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। अगला, मान लीजिए आपसे ये कह दिया जाए कि व्हाट इज द फेज एंगल, इसी के अंदर फाई की वैल्यू पूछ ली जाए। तो आपको पता है कि टेंजेंट फाई क्या पढ़ा था आपने, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बोलो पढ़ा था कि नहीं। मतलब XC अपॉन क्या था R, इसको क्या कह सकते हो 1/ωc इंटू R। और फाई इज इक्वल टू निकालना होगा तो क्या लिख देंगे tan इनवर्स 1/ωc R। बस सिंपल है। ये आपके पास फेज एंगल आ गया। सभी में जो आपसे फॉर्मूले बताए गए हैं आप केवल उन्हीं फॉर्मूले को याद रख के सॉल्यूशन करते हो तो इजीली हो जाएंगे। चलो देखिए, एक LCR सर्किट पैरेलल का दिया हुआ है बेटा, वो कर लेते हैं, ठीक है। यहां देखिए ये कहता है कि हमारे पास एक सोर्स है, उसके साथ एक इंडक्टर, एक कैपेसिटर और एक रेजिस्टर। ये तीनों के तीनों पैरेलल कनेक्ट है और एक AC सोर्स के साथ यूं कनेक्ट कर दिए LCR। ठीक है भाई, देखिए 3 elements L, C and R are arranged in parallel. Show that the total current in LCR circuit is a minimum at this frequency. Obtain the current RMS value each branch for L is equal to 5 Henry, ये 5 Henry है। C is equal to क्या हो जाएगा 80 माइक्रोफैराड लिखा हुआ है, 80 माइक्रोफैराड, फैराड हो गया, माइक्रो का 10⁻⁻⁶ एंड 40 ओम। चलो देखिए भाई, अगर ये सीरीज में है, ठीक है, अगर सीरीज में है और हम रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो क्या कर सकते हैं, हम क्या कहेंगे भाई 1/Z इज इक्वल टू 1/XL प्लस 1/XC प्लस 1/R। मेरे हिसाब से तो यही होता है फॉर्मूला। अगर मान लीजिए हम इसको इस तरह से लिखना चाहें तो दूसरी बात, ये तो हमने डायरेक्ट बताया है, हम इनको वेक्टर टर्म में करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे। वेक्टर टर्म में करना चाहेंगे तो किस तरह कर पाएंगे, तो हमें बताना होगा, क्योंकि हम ये कहेंगे हियर LCR कनेक्टेड इन पैरेलल। ये हमारे साथ हमारे पास जो कनेक्शन है ये किस में है, पैरेलल में है। मतलब 1/Z इज इक्वल टू 1/R, ये मान लीजिए आपने किसी भी फेज में लिया, I के साथ लेंगे, प्लस 1/XL J, और इसके साथ लिया जाएगा तो 1/XC J, क्योंकि एक प्लस होगा तो दूसरा क्या होगा माइनस होगा। ऐसा तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, एक प्लस होगा तो दूसरा क्या होगा माइनस होगा। क्योंकि यहां देखा जाए, यहां पर देखा जाए तो क्या है, अगर आप फेज बनाते हो तो फेज बनाने का क्या सिस्टम था, यहां XL था और यहां क्या था XC, बोलो था कि नहीं, और यहां ये सॉरी VL, VC और VR, ये सारे अलग अलग फेज में थे। और ये क्या था, ये दोनों एक दूसरे के डिफरेंस में थे, दोनों एक दूसरे के डिफरेंस में थे। समझ आ गया कि नहीं। अब मैं ये कहता हूं कि अब इनकी वैल्यू उसी के अकॉर्डिंग पुट करेंगे जिस तरह से हमने सीरीज कनेक्शन फाइंड आउट किया था। तो अगर हम यहां ये निकालते हैं 1/Z की वैल्यू निकालते हैं तो हमारे पास क्या आएगा भाई 1/R²
प्लस अगला क्या आएगा, इन्होंने ये पैरेलल में कनेक्ट किया हुआ है फ्रीक्वेंसी 230 वोल्ट, हाँ ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे, अब इन दोनों का होल स्क्वायर किया जाएगा, क्योंकि जे के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर किया जाएगा तो 1/xl माइनस 1/xc होल स्क्वायर और इसका अंडर। सिंपल है। अब हम क्या कर देंगे भाई, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो गया हमारे पास 1/r² प्लस 1/xl है तो क्या हो गया 1/ωl माइनस ωc होल स्क्वायर और अंडर। ये आ गया मैग्नीट्यूड। क्लियर है। अब ये कहता है कि व्हेन z इंक्रीज, हमें पता है एट रेजोनेंट कंडीशन, रेजोनेंट कंडीशन पर हम क्या कहते हैं, z मिनिमम होता है, z इज मिनिमम। अगर रेजोनेंट कंडीशन पर z मिनिमम होगा तो 1/z क्या होगा, मैक्सिमम। अगर 1/z मैक्सिमम होगा देन IRMS इज मिनिमम। उस केस में करंट क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा और वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे। ये सिंपल कंडीशन है। एक मैं चाहता हूं कि आगे ट्रांसफॉर्मर की एक कंडीशन ले लेते हैं, काफी सिंपल 2-3 कंडीशन है। ये कहता है पावर ट्रांसमिशन लाइन फीड, चलो मैं साथ साथ लिख देता हूं। A power transmission line feeds input power at 2300 वोल्ट। ये कहता है कि जो इनपुट सप्लाई है ना 2300 वोल्ट है, इनपुट के लिए बोल रहा है। और उसके बाद ये कहता है कि टू ए स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर हैविंग 400 टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, यहां पर जो नंबर ऑफ टर्न्स है ये कहता है 4000 है, 100 नहीं है 4000 इन प्राइमरी कॉइल। व्हाट शुड बी द नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल के जो ये प्राइमरी है और ये सेकेंडरी है, नंबर ऑफ टर्न्स आपने बताने हैं टू गेट आउटपुट। यहां जो आप लोड रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हो तो लोड रेजिस्टेंस में आउटपुट पावर आनी चाहिए 230 वोल्ट। ये गिवन है। तो काफी सिंपल है ये तो, क्योंकि आप यहां तो कोर बनाओगे बस, और तो क्या है, यही तो होगा ट्रांसफॉर्मर। ठीक है। अब मैं आपसे ये कहता हूं, इनपुट है, आपने इनपुट E1 कितनी दी है भाई 2300 वोल्ट। कौन सा ट्रांसफॉर्मर है, स्टेप डाउन। कौन सा है, स्टेप डाउन, क्योंकि आप 2300 वोल्ट से 230 वोल्ट लाना चाहते हो, 230 वोल्ट लाना चाहते हो, तो आप अपनी पोटेंशियल को कम करना चाहते हो। N1 कितना दिया हुआ है भाई 4000। उसके बाद E2 कितना है 230 वोल्ट चाहिए, N2 आपने फाइंड आउट करना है। तो हम फॉर्मूला पढ़ तो चुके हैं भाई, E2/E1 इज इक्वल टू N2/N1, सिंपल है। अब हमें चाहिए कितनी 230, आ कितनी रही है 2300, N2 कितना है मालूम नहीं है, N1 कितना है भाई 4000। क्या किया हमने 10 पे चला गया, 0 काट दिया, N2 कितना आ गया 400। ये हमारे पास प्रोसीजर है, पर ये तो काफी सिंपल था। और भी अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं, हम वो ही करेंगे। देखिए ये कहता है कि एट ए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है भाई। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का मतलब है पानी आ रहा है, टरबाइन पर गिर रहा है और उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा रही है। हाइड्रो का मतलब है वाटर, ठीक है। पानी आता है, पानी टरबाइन पर गिरता है, टरबाइन घूमते हैं और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। क्लियर। ये कहता है कि एट ए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट द वाटर प्रेशर, हाँ देखिए वाटर प्रेशर दिया हुआ है, हेड इज एट ए हाइट ऑफ 300 मीटर। ये कहता है कि वाटर प्रेशर जो आ रहा है ना ऊपर से, जो टरबाइन पर गिर रहा है, जो ये फैन टरबाइंस हैं इनके ऊपर जो पानी गिर रहा है, ठीक है, इन टरबाइंस पर जो पानी गिर रहा है वो कितनी हाइट से गिर रहा है भाई
एट ए हाइट ऑफ 300 मीटर। 300 मीटर हाइट से नीचे गिर रहा है पानी, ये हाइट बताई गई है। ठीक है, अब ये कहता है कि एंड द वाटर फ्लो अवेलेबल इज, वाटर फ्लो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, वाटर फ्लो मीन्स dv बाई dt, v मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ वॉल्यूम कह सकते हो आप इसको, रेट ऑफ फ्लो ऑफ वॉल्यूम, ये दिया हुआ है dv बाई dt। कितना दिया हुआ है भाई, 100 मीटर क्यूब पर सेकेंड। देखिए यूनिट से भी आप समझ सकते हो वैसे, 100 मीटर क्यूब पर सेकेंड। इफ द टर्बाइन जनरेटेड एफिशिएंसी इज 60%, ओके, एफिशिएंसी कितनी बताई गई है, 60%, मतलब हम इसकी जो एनर्जी निकालेंगे उसका 60% निकाल देंगे, दैट इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी। मतलब हम ये कहेंगे कि ये पानी ऊपर से नीचे आ रहा है, हम चाहते हैं कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकाल दें। क्या निकाल दें, पोटेंशियल एनर्जी निकाल दें, और उस एनर्जी का, उस पावर का हम इसकी पावर निकाल दें और उस पावर का 60% कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में शो कर दें। 60% एस्टिमेट द इलेक्ट्रिक पावर अवेलेबल इन ए प्लांट। चलो देखिए, मैं ये कहता हूं बेटा, जो पावर होती है, क्या लिखते हैं बेटा, वर्क अपॉन टाइम, बोलो लिखते हैं कि नहीं, वर्क अपॉन टाइम लिखा तो वर्क क्या होता है, एफ डॉट एस अपॉन क्या हो गया बेटा, टाइम हो गया। अब ये जो काम हुआ है, हम जो ये बता रहे हैं वर्क डन, ये वर्क डन बाय वाटर है, वर्क डन बाय वाटर लिखा जाएगा। ये वर्क डन किसने किया है, वाटर ने किया है। मेरी बात समझ गई कि नहीं, दैट इज वर्क डन बाय वाटर, समझ आ गया। अब वर्क डन बाय वाटर क्या है हमारे पास, एफ डॉट एस, पानी काम कर रहा है। अब पानी का जो काम होगा, जो फोर्स होता है बेटा, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। हम क्या चाहते हैं कि ये कितने प्रेशर से आ रहा है, प्रेशर इनटू एरिया। अब एच हाइट से आ रहा है तो बेटा यहाँ ये कितने प्रेशर से आया, एच रो जी, बोलो आया कि नहीं, हमने पढ़ा हुआ है। तो हम क्या कहेंगे बेटा, P इज इक्वल टू वर्क, वर्क के जगह पर क्या लिख देंगे, पावर इज इक्वल टू प्रेशर मल्टीप्लाई बाई एरिया मल्टीप्लाई बाई डिस्प्लेसमेंट, ये क्या है, हाइट अपॉन टाइम। ठीक है, कि कितनी लेंथ से आया, आप इसको डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हो। ठीक है, अब देखिए बेटा, आ गया हमारे पास, अब तो हमारे पास आ गया पावर इज इक्वल टू, हम क्या कहेंगे, प्रेशर क्या हो गया बेटा, एच रो जी मल्टीप्लाई बाई एरिया मल्टीप्लाई बाई डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वॉल्यूम अपॉन टाइम। देखिए वॉल्यूम अपॉन टाइम गिवन है डीवी बाई डीटी, समझ आ गया। अब एच हमारे पास गिवन है, एच कितनी है हमारे पास, 300। वाटर की डेंसिटी क्या होती है, 10⁻3, ग्रेविटी क्या होती है 10, और ये क्या गिवन है, 100 डीवी बाई डीटी। क्या आ गई हमारे पास, पावर आ गई। अब ये पावर आ गई तो पावर इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻3, 4, 5, 6, 7, 8। समझ आया कि नहीं आया, ये हमारे पास वैल्यू आ गई वॉट के अंदर। स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है, वॉट आती है हमारे पास, 3 इंटू 10⁸8 वॉट आ गई। अब ये कहता है कि ये जो एनर्जी है ना, ये ट्रांसफर की गई है, उन्होंने एक्चुअल में इतनी पावर जनरेट की थी, बट उसने कितनी कन्वर्ट की है, आई तो पावर इतनी थी बट कन्वर्ट कितनी हुई है, 60%। देन इलेक्ट्रिक पावर कन्वर्टेड इज 60% मल्टीप्लाई बाई 3 इंटू 10⁸8। ये हमारे पास है, समझ आ गया। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन को करना है, क्लियर है। तो ये आपके पास किसका क्वेश्चन था, ट्रांसफॉर्मर का था। पॉइंट क्लियर हुआ। एक ट्रांसफॉर्मर का लाइन लॉस वाला क्वेश्चन भी है, वो भी आप करके देख सकते हो। हाँ जी, अगला ये आप करके देखो, लाइन लॉस का क्वेश्चन है, चलो मैं करवा ही देता हूं। ये कहता है स्मॉल टाउन विद ए डिमांड ऑफ 800 किलोवाट। चलो देखिए,
मैंने कहा यहां पावर हाउस है, यहां मैंने कहा टाउन है। क्लियर? अब देखिए, अब ये कहता है कि स्मॉल टाउन विद ए डिमांड ऑफ 800 किलोवाट, यहां डिमांड है 800 किलोवाट की। क्लियर? या डिमांड है इतनी किलोवाट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर एट 220 वोल्ट, और कितने वोल्ट पर? 220 वोल्ट पर आनी चाहिए, ये यहाँ की डिमांड है। अब आगे कहता है इज सिचुएटेड 15 किलोमीटर अवे फ्रॉम इलेक्ट्रिक प्लांट। कितनी दूर है? इलेक्ट्रिक जो प्लांट है वहां से 50 किलोमीटर दूर है, ये डिस्टेंस 50 किलोमीटर। समझ आ गई? ये पावर प्लांट है यहाँ पर, या पावर हाउस भी कह सकते हो और पावर प्लांट भी कह सकते हो। पावर प्लांट से टाउन कितनी दूर है? 15 किलोमीटर अवे फ्रॉम एन इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, इलेक्ट्रिक प्लांट जनरेटेड पावर एट 440 वोल्ट। कितने वोल्ट पर जनरेट कर रहा है ये? 440 वोल्ट पर जनरेट कर रहा है। और कितनी जनरेट कर रहा है? द रेजिस्टेंस ऑफ द टू वायर, क्या कहता है भाई? द रेजिस्टेंस ऑफ द टू वायर लाइन कैरिंग पावर इज 0.5 ओम पर किलोमीटर। रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ये बता रहा है 0.5 ओम पर किलोमीटर, मीटर सॉरी पर किलोमीटर है बेटा। तो मैं टोटल रेजिस्टेंस निकाल देता हूं यहां से, अभी जो लिखा हुआ है उसी से टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे तो 2 × 15 भाई, 2 वायर आएंगी तो एक वायर 15 है तो 2 वायर कितनी हो गई? 30 किलोमीटर, और एक किलोमीटर वायर का ये रेजिस्टेंस कितना है? 0.5, मतलब कितना आ गया? 15 ओम रेजिस्टेंस। कितना आ गया भाई? 15 ओम रेजिस्टेंस आ गया। क्लियर? ये हमने रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर दिया। द टाउन गेट्स पावर फ्रॉम द लाइन थ्रू ए 4000 डैश 220 वोल्ट। ये बात समझने वाली है, 4000 वोल्ट टू 220 वोल्ट, मतलब यहां हमारे पास जो टाउन है, यहां हमारे पास 4000 वोल्ट आ रही है, यहां एक ट्रांसफॉर्मर लगा रखा है। क्या लगा रखा है? ट्रांसफॉर्मर। और कौन सा ट्रांसफॉर्मर है? आपको पता है 4000 वोल्ट से कन्वर्ट करेगा तो यहां पर मिलेगा हमारे पास स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। क्लियर? क्या मिलेगा? स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। तो ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपने याद रखनी है। और इन्होंने लिखा हुआ भी है 4000-220, उसके आगे लिखा हुआ स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर एट द सिचुएशन इन द टाउन। क्लियर है? अब आगे ये कहता है एस्टिमेट द लाइन पावर लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट। इस लाइन में कितनी पावर का लॉस हुआ है इन द टर्म्स ऑफ हीट, ये आपने बताना है। अब आप ध्यान से देखिए, अगर हम पावर सप्लाई की बात करें और पावर गिवन की बात करें तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट। क्या निकालेंगे भाई? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट। अगर हम यहां करंट की वैल्यू निकालते हैं तो हम क्या कहेंगे भाई? पावर गिवन टू टाउन टू पोटेंशियल वोल्टेज आरएमएस, IRMS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास? हम क्या कहेंगे भाई? P/V इज इक्वल टू IRMS ही तो होता है। क्या हमारे पास कितना है? 800 किलोवाट है ना, ये सॉरी 800 किलोवाट एट 10⁻³ अपॉन कितना आ रहा है हमारे पास? 4000। ये कैंसिल हो गया तो कितना आ जाएगा? 200 एम्पियर। क्या आ जाएगा हमारे पास? 200 एम्पियर। अब हमारे पास ये IRMS आ गया। लाइन लॉस की बात आती है, एनर्जी की बात आती है, या पावर लाइन लॉस की बात आ रही है। क्या कहता है?
ये पावर लॉस इन लाइन। भाई फॉर्मूला क्या होता है, आई स्क्वायर आर, आपने क्या निकाला 200 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई रेजिस्टेंस आपने निकाल दिया 15, ये कितनी पावर लॉस हो गई, मल्टीप्लाई कर सकते हो इंटू 10⁴ क्लियर। ये आपके पास क्या आ गई, लाइन लॉस आ गई। उसके बाद क्या कहता है, इसको आप क्या कह सकते हो, वैसे तो आप लिख सकते हो 600 किलोवाट, ये पावर लॉस आ गई जो लाइन ने किया है, समझ आ गया। उसके बाद क्या क्या पूछा गया है, सेकंड में पूछा गया हाउ मच पावर मस्ट द प्लांट सप्लाई। ये कहता है कि कितनी पावर सप्लाई करेगा। बेटा यहां कितनी पहुंची 800, इस लाइन ने कितनी पावर का लॉस किया 600 का, 600 प्लस 800 कितना दिया जाएगा, यहां से यहां दी जाएगी बेटा 1400 किलोवाट, मतलब पावर सप्लाई करेगा 1400 किलोवाट, मतलब ये तो लॉस हो गई और ये हमारे पास पहुंची है, दोनों को ऐड कर दीजिए। उसके बाद अगले पॉइंट में क्या कहता है, अगले पॉइंट में assuming the negligible power loss due to the leakage how much power must be the plant supply। अच्छा वैसे कोई स्पेशल लीकेज नहीं है तो आपने बतानी है, ये तो फिर हमने बता ही दिया है। उसके बाद क्या कहता है, स्टेप अप ट्रांसफॉर कैरेक्टरिस्टिक्स द स्टेप अप बाय द ट्रांसफॉर्मर। आपने ये बताना है कि जो यहाँ पर स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर लगाया गया था, यहाँ से अप करके लगाया गया था, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताना है कि इसने क्या क्या किया और कितने कितने वोल्ट पर काम किया। तो सबसे पहली बात, अगर हम वोल्टेज की बात करें, किसकी बात करें, वोल्टेज की, तो हम क्या करेंगे भाई, करंट कितना जा रहा था, हम यहाँ पोटेंशियल की बात करें V इक्वल टू IR, 200 एम्पियर करंट गया, रेजिस्टेंस कितना था 15, तो कितना आ गया हमारे पास 3000 वोल्ट। अब 3000 वोल्ट यहां कितनी होनी चाहिए थी, 7000 वोल्ट होनी चाहिए थी, क्योंकि 3000 वोल्ट इज कंज्यूम्ड इन वायर। किसने कंज्यूम कर ली, वायर ने कंज्यूम कर ली, क्योंकि 15 किलोमीटर लंबी वायर थी, यहां 7000 दोगे तो इतनी पोटेंशियल तो ये वायर कंज्यूम कर लेगी और बचेगी कितनी 4000 वोल्ट, 4000 वोल्ट यहां पहुंच जाएगी। तो आपको पता चल गया होगा, तो आपकी जो ये अप्लायंस है ये कितने पर काम, ये जो स्टेप अप की कैरेक्टरिस्टिक्स बताओगे तो क्या लिखोगे, स्टेप अप की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है 440 वोल्ट टू 7000 वोल्ट, ये आपकी स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर की कैरेक्टरिस्टिक्स। समझ आ गया, जो इस वोल्ट पर काम करेगा, बस सिंपल है। आप इसको, इसके और जो न्यूमेरिकल बचे हुए हैं आप करके देखिए, शायद काफी सारे न्यूमेरिकल मैंने करा दिए। अब हम अगली यूनिट EM वेव शुरू करेंगे बेटा। थैंक यू।